हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गर्भित आईएएस। गर्भित आईएएस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 19, 20 और 21 फरवरी के करंट अफेयर्स की। सबसे पहले बात करते हैं साथिया रिसोर्स किट की एवं साथिया सलाह मोबाइल ऐप की। ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि साथिया रिसोर्स किट क्या है या साथिया सलाह मोबाइल ऐप क्या है। चलिए तो शुरू करते हैं। यूनाइटेड नेशन की संस्था है, उसने एक प्रोग्राम चलाया हुआ है RMNCH। RMNCH का मतलब है रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड। इनकी हेल्थ के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, उसको नाम दिया गया RMNCH। जब भारत ने इसको अपने यहाँ लॉन्च किया तो उसने इसमें A और जोड़ दिया, तो भारत में इस प्रोग्राम को बोला जाता है RMNCH+A या RMNCH। A का मतलब भारत ने इसमें जोड़ दिया एडल्ट एंड हेल्थ, यानी किशोर स्वास्थ्य को भी इसमें जोड़ दिया गया। इन प्रोग्राम में दरअसल क्या किया गया है कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मैटरनल हेल्थ, न्यूबॉर्न हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, एडल्ट एंड हेल्थ, इनको बढ़ाना, इनके बारे में जागरूकता लाना, ये सब कार्य इसमें किए जाने हैं। तो इन सब सेक्शंस के लिए फिर गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कीम चलाई गई हैं। तो इसमें जो ये एडल्सेंट वाला पोर्शन जोड़ा था, इससे संबंधित स्कीम है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसको समझते हैं ये क्या है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 2014 में लॉन्च किया गया था। किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है तो ध्यान रखना, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंडर में ये आता है। करते क्या है, इसके तहत किशोर लड़के लड़कियों को जागरूक किया जाता है। किन मुद्दों पर, तो ये 6 पॉइंट भी आप याद कर लेना प्रीलिम्स के लिए। किशोरों के पोषण के लिए, सेक्स और प्रजनन संबंधी मुद्दों के लिए, गैर संक्रामक बीमारियां, नशे के खतरे, हिंसा और मानसिक स्वास्थ्य। और इसमें किशोर किसको माना गया है, 10 से 19 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को। तो आप इसमें 10 से 19 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को जागरूक करोगे, लेकिन कैसे, तो उसके लिए केंद्र सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया हुआ था जिसका नाम था पीयर एजुकेटर्स या साथिया कार्यक्रम। पीयर एजुकेटर्स मतलब कि उस समूह के बीच में से ही किसी आदमी को चुना जाता था और उसके माध्यम से ही लोगों को जागरूक किया जाता था। तो अब इस पीयर एजुकेटर्स की मदद के लिए एक किट जारी की गई है जिसको बोला गया है साथिया रिसोर्स किट। और जो भी किशोर हैं उनके लिए एक मोबाइल ऐप चलाया गया है, साथिया मोबाइल ऐप। तो साथिया कार्यक्रम पहले से था, साथिया रिसोर्स किट लाए गए। क्यों? क्योंकि वो जो पर्सन था जिसको हम साथिया बोल रहे थे, वो किट उस पर्सन को इन मुद्दों को और अच्छे से समझने में मदद करेगी। उसको कुछ बुक्स मुहैया कराई जाएंगी, कुछ अदर संसाधन उस रिसोर्स किट के माध्यम से उसको उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि वो खुद अधिक ज्ञान प्राप्त कर सके और फिर उसको अपने साथियों में बांट सके। और साथिया मोबाइल ऐप किसके लिए, कि जो किशोर हैं वो डायरेक्ट उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से और फिर उससे अपने इस आयु वर्ग से संबंधित जो स्वास्थ्य शिक्षा होती है उसको वो वहाँ से जान सकते हैं। तो दोबारा से देखते हैं, यूनाइटेड नेशन का एक कार्यक्रम RMNCH, इसको भारत में लॉन्च किया गया तो RMNCH-A भी जोड़ दिया गया और इसमें जो A है एडल्ट एंड हेल्थ, उसके लिए भारत में एक कार्यक्रम चालू किया गया, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 2014 में। ऐसे ही बाकी सबके लिए भी कार्यक्रम चालू किए गए हैं, चाइल्ड के लिए, न्यूबॉर्न बेबी के लिए, मैटरनल के लिए, रिप्रोडक्टिव के लिए। फिलहाल जो चर्चा में है उसको देख लेते हैं। कौन मिनिस्ट्री इस कार्यक्रम को चला रही है, वो काम का है। इसमें जो 6 कार्यनीतिक प्राथमिकताएं हैं वो ध्यान रखेंगे। इसमें किशोर किसको कहा गया है, वो साथिया क्या है वो, और अब जो 2 नई चीज़ें लॉन्च की गई हैं, साथिया रिसोर्स किट और साथिया मोबाइल ऐप। बाकी इसमें लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेना, ये आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। दूसरी न्यूज़ है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ये भी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है और ये मेंस में भी काम आएगा। देखते हैं कैसे। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है क्या, उसको समझ लेते हैं। तो गवर्नमेंट बहुत सारे इंस्टीट्यूट से मिलकर बनी है, वो उन सब इंस्टीट्यूट के लिए खरीदारी करती है। तो इसका उद्देश्य है उन तरीकों में बदलाव लाना जिसमें सरकारी मंत्रालयों, सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, केंद्र सरकार, अन्य शीर्ष स्वायत्त निकायों द्वारा वस्तु एवं सेवाओं की खरीदारी की जा सकती है। मतलब ये सब जो भी अपनी ज़रूरत के लिए खरीदते हैं उसको खरीद प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बना दिया जाए। इनकी जो खरीद प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं सार्वजनिक खरीदारी। और ये जो पोर्टल बनाया गया है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये जिसका एड्रेस है, तो इस पोर्टल के माध्यम से इस खरीदारी को अधिक पारदर्शी और अधिक सक्षम बनाया जाएगा। तो प्रीलिम्स में तो हम ये ध्यान रखेंगे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है, तो ये राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीदारी के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है। बाकी मेंस में क्या क्या चीज़ें काम आ सकती हैं उसको देख लेते हैं। GM पारदर्शिता बढ़ाएगा। जब सारी खरीदारी ऑनलाइन होगी तो ऑब्वियसली उसमें पारदर्शिता बढ़ेगी।
दूसरा है कि जीएम क्षमता को बढ़ाता है, सरकार की बचत करता है। क्षमता कैसे बढ़ती है? आपको कोई भी खरीदारी करनी है, आप उसको ऑनलाइन करोगे तो बहुत आसानी से कर सकते हो। सरकार की बचत कैसे होती है, इसको समझ लेते हैं। तो इन्होंने बोला कि इसमें बोली या रिवर्स नीलामी प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो ये रिवर्स नीलामी क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। आप सिंपल नीलामी समझते होंगे। नीलामी में क्या होता है, एक सेलर होता है और बहुत सारे बायर होते हैं। ये सब बोली लगाते हैं और जो सबसे अधिक बोली लगाता है उसको ये सेलर अपना प्रोडक्ट सेल कर देता है। अब इसका उल्टा अगर आप सोचो कि एक बायर हो और बहुत सारे सेलर हों, इन सबको अपना माल बेचना हो लेकिन खरीदने वाला एक ही हो। जैसे बहुत बड़ी एंटिटी होती हैं जैसे गवर्नमेंट, तो उस केसेस में ऐसा ही होता है। गवर्नमेंट को कुछ खरीदना होता है, वो निविदाएं जारी करती है और बहुत सारे सेलर उसमें अपना अपना ऑफर देते हैं और फिर गवर्नमेंट इनमें से जो सेलर सबसे कम बोली लगाएगा उससे गवर्नमेंट अपनी ज़रूरत का सामान खरीद लेगी। तो ये नीलामी, और इसको बोलते हैं रिवर्स नीलामी। तो ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे कि जब रिवर्स नीलामी सिस्टम होगा तो सरकार की बचत होगी। एक जीएम बहुत सुरक्षित है। सुरक्षित इसलिए है कि इसमें जो भी दस्तावेज होंगे खरीदने वालों के, विक्रेताओं के, उनमें ई हस्ताक्षर का प्रयोग किया जाएगा और सेलर्स के बारे में पूरी जानकारी रखी जाएगी। उनका आधार, पैन, डाटाबेस, ऑनलाइन सत्यापन सब किया जाएगा। और इसके अलावा जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती हैं, उन एजेंसी से भी ये जो सेलर होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, इनका मूल्यांकन कराया जाएगा। तो इसलिए ये बहुत सुरक्षित भी होगा। मेक इन इंडिया की सहायता करेगा। कैसे कि जो तरजीही बाजार हैं या जो हमारे एमएसएमई हैं, कुछ प्रोडक्ट उनसे खरीदने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया होगी तो काफ़ी पारदर्शी माध्यम से खरीदा जा सकेगा। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो हमें मेंस में काम आ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट न्यूज़ इसरो से संबंधित है। ये न्यूज़ मेंस में साइंस टेक के क्वेश्चन आंसर लिखने में, एसए में, एथिक्स में कई जगह काम आएगी। इसको समझ लेते हैं। तो आप जानते हैं कि इसरो ने अभी 104 उपग्रह को एक साथ छोड़ा और विश्व कीर्तिमान बनाया। तो चीन का सरकारी मीडिया है ग्लोबल टाइम्स, उसने उस पर कुछ टिप्पणी की हैं, उसको देखते हैं पहले। इनका मानना है कि भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण से अंतरिक्ष की दौड़ और बढ़ जाएगी। बाकी देश भी इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगे और ये दौड़ काफ़ी बढ़ेगी। तो ऑब्वियसली ऐसा होने वाला है, इसमें कोई आपत्ति भारत को नहीं है। दूसरा, इन्होंने कहा कि स्पेस टेक्नोलॉजी की रेस सैटेलाइट की लॉन्चिंग संख्या से नहीं आंकी जा सकती। कि आप ये नहीं कह सकते कि आपने 104 सैटेलाइट लॉन्च कर दिए तो आपके पास बहुत अच्छी स्पेस टेक्नोलॉजी है। उन्होंने कहा इसका महत्व काफ़ी सीमित होता है और इस बारे में भारतीय लोगों के मुकाबले जो इसरो के वैज्ञानिक हैं वो ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। बोले ये जो इसरो की उपलब्धि है इसको बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि भले ही भारत ने बड़ी कामयाबी हासिल की है लेकिन अभी भी दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब वही है और उसकी स्पेस टेक्नोलॉजी चीन और अमेरिका से कोसों पीछे है। इस तरह के स्टेटमेंट से चाइना क्या करना चाह रहा है, इसरो के जो वैज्ञानिक हैं उनको डिमोटिवेट करना चाह रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अगर किसी संस्था को डिमोटिवेट कर दिया जाए तो फिर वो उतने अच्छे से काम नहीं कर सकती। अगर हम एक एंगल से देखें तो ये भी कह सकते हैं कि किसी सफलता में जितना योगदान हमारी मेहनत का और हमारे अध्ययन का सब चीज़ों का होता है उतना ही योगदान मोटिवेशन का भी होता है। आगे उसने कहा कि भारत के पास कोई स्पेस स्टेशन का प्लान नहीं है और ना ही कोई भारत का एस्ट्रोनॉइट अभी तक अंतरिक्ष में गया है। तो इसके बदले में इसरो के चेयरमैन एएस किरण कुमार ने कुछ कहा। इन्होंने काफ़ी अच्छी बातें कही हैं। जो भी इनके कलीग हैं उनको इनको मोटिवेट करना था और इन्होंने काफ़ी अच्छे से किया। तो चलिए देखते हैं इन्होंने क्या कहा। सबसे पहले इन्होंने कहा कि किसी के प्रमाण मांगने या उपलब्धि की अस्वीकारोक्ति से उसकी प्रामाणिकता पर कोई असर नहीं पड़ता। सही सफलताओं को किसी भी तरह की निम्नता धूलित नहीं कर सकती। चीन के यह कह देने से कि अभी भारत बहुत पीछे है, हम पिछड़े नहीं कहे जा सकते और जो पीछे है आगे भी तो वही जाएगा। फिर इन्होंने इसरो की कुछ उपलब्धियां गिनाई और कहा कि यह अपने आप में बड़ी संतोषजनक बात है कि इसरो अपने विभिन्न प्रक्षेपण यानों के माध्यम से कुल 226 उपग्रह प्रक्षेपित कर चुका है, जिनमें 21 देशों के 180 विदेशी उपग्रह शामिल हैं और इनमें गूगल और एयरबस जैसी बड़ी कंपनियों के उपग्रह भी हैं। तो एक तो ये फैक्ट हमें कहीं काम आ सकता है आंसर राइटिंग में। अगर हम इसरो की उपलब्धियां अगर हमें कहीं गिनानी हो तो ये फैक्ट हमें काफ़ी काम आ सकता है, ये आप नोट कर लेना। और इन्होंने कहा कि इसरो की प्रतिदिन बढ़ रही अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयताओं से जो भारत के युवा हैं उनमें एक विश्वास जागृत होना चाहिए कि वे एक ऐसे राष्ट्र के नागरिक हैं जहां अंतरिक्षीय सफलताएं भी बेहद मायने रखती हैं। मतलब एक तरह से जो चाइना ने इसरो के साइंटिस्ट या इसरो संस्था को डिमोटिवेट करने का प्रयास किया था, तो उसको अवसर के रूप में देखते हुए इन्होंने ना केवल अपने कलीग्स को, ना केवल इसरो के साइंटिस्ट को, बल्कि पूरे भारत में एक तरह से
पूरे भारत के युवाओं को मोटिवेट करने का प्रयास किया। काफ़ी अच्छी इनकी स्पीच है। और देखते हैं आगे। इन्होंने कहा कि यह अलग बात है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली और रोजगार व्यवस्था से एक बिल्कुल नगण्य संख्या में भारतीय युवा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसरो से जुड़ पाते हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, आपको काम आ सकता है कभी भी। अगर आप अपने पास से कुछ भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के किसी भी क्वेश्चन में आपको कुछ सुझाव देने हो, कुछ क्रिएटिव करना हो, तो आप इस तरह की बातें लिख सकते हैं कि जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, रोजगार व्यवस्था है, उसको इस प्रकार का बनाया जाना चाहिए कि अधिक से अधिक लोग इस तरफ आ सकें। और उन्होंने कहा कि निसंदेह आवश्यकता इस बात की है कि अंतरिक्ष में बढ़ रही भारतीय प्रवीणता को दृष्टिगत रखते हुए इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय युवा प्रतिभाओं को अवसर मिलने चाहिए, क्योंकि भारत का हर बच्चा बचपन में गलियों में कागज का रॉकेट जरूर ही उड़ाता है, जो उसके अंदर छिपी अंतरिक्ष प्रतिभा ही है। अगर आप कभी ऐसे लिख रहे हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आप ऐसा लिख रहे हैं, तो इस तरह के स्टेटमेंट अगर आप लिख देते हैं तो आप यकीन मानिए कि 150 नंबर के आसपास आप आसानी से एस्से में ले आएंगे। फिर इन्होंने अपनी बात को कहा कि अगर छिपी प्रतिभाएं उकेरी जाएंगी तो इसरो भी अन्य अंतरिक्षी महारथियों की समकक्ष कतार में खड़ा होकर भारत का मनोबल ही नहीं बढ़ाएगा, बल्कि हम एक बार फिर आर्यभट्ट की आनुवांशिक संतानें होने का प्रमाण दे पाएंगे। फिर चाइना ने कहा था कि स्पेस स्टेशन का कोई प्लान नहीं है, तो उस पर इन्होंने कहा कि हमारे पास अंतरिक्ष में भारत का अपना स्टेशन बनाने की पूरी क्षमता है। जिस दिन देश यह स्टेशन बनाने का फैसला कर लेगा, हम इस परियोजना के लिए हाँ कह देंगे। देश को बस नीति बनाकर हमें इसके लिए जरूरी धन और कुछ समय उपलब्ध कराने की ज़रूरत है और भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा। उन्होंने कहा कि अब भी चर्चा होती है कि मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन से तुरंत किस तरह के फ़ायदे लिए जा सकते हैं। तो मेंस में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन से क्या लाभ हो सकते हैं और क्या भारत को इस तरह के मिशन भेजने की ज़रूरत है। तो ये एक टॉपिक है, इस पर डिटेल में जो भी आगे हमको मिलता रहेगा उसको कलेक्ट करते रहेंगे और आपको भी जो मिले आप इसको कलेक्ट करते रहना। बाकी काफ़ी अच्छी बातें इन्होंने इसमें कही हैं, आप पढ़ लेना। एक बात इन्होंने कही कि दुनिया में खासकर छोटे उपग्रह बनाने की कंपनियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, लेकिन उनको प्रक्षेपित करने की टेक्नोलॉजी अभी सबके पास नहीं है और ये जो कंपनियां हैं अभी इनको प्रक्षेपित करने में सक्षम नहीं हैं। तो उन्होंने बताया कि इसमें काफ़ी बड़ा मार्केट हो सकता है और इसरो ने 104 उपग्रह साथ में छोड़े हैं, तो जाहिर सी बात है कि आज इसरो इन छोटे उपग्रह को प्रक्षेपित करने में नंबर 1 पे खड़ा है। और एक ये लाइन, इस तरह की लाइन भी आप अपने SMA या मेंस के क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। इस समय पूरा विश्व अंतरिक्ष को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने में व्यस्त व प्रतिस्पर्धी बना हुआ है। अमेरिका से लेकर रूस, जापान, जर्मनी, फ्रांस, चीन, प्राय विश्व का हर छोटा बड़ा देश अपने तरीके और अपने स्तर से अपना अपना आसमान बनाने में लगे हैं। आप समझ रहे हैं ना कि जब इस तरह की लाइन आप लिखते हो थोड़ा सा अलंकारिक भाषा में कि हर देश होड़ में है, सब अपना अपना आसमान बनाने में लगे हुए हैं, तो इस तरह से ऐसे में लिखा जाता है। और जब आप फैक्टफुल तरीके से लिखते हो, एकदम तार्किक ठोस तरीके से लिखते हो, तो वो जो मेंस के पेपर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पेपर, उनमें लिखा जाता है। बाकी आप इसमें पढ़ लेना। बाकी इसमें भी अलंकारिक भाषा का प्रयोग है कि इसरो के दोनों प्रमोशन यान PSLV, GSLV बोले जब भी विदेशी उपग्रह को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षाओं में बिठा देते हैं, तब हर भारतीय स्वयं को अंतरिक्ष में पाता है। तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि ऐसे में किस तरह से लिखा जाना है। आगे जो इन्होंने कहा वो हमको एथिक्स के पेपर में काफ़ी काम आएगा। अगर मीडिया के बारे में हमें कभी भी एथिक्स में कुछ लिखना है या मीडिया से संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो इसको पूरा पढ़ते हैं। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा समाचार में जहां हर रोज़ राजनीति का गिरता स्तर आप देख रहे हैं, तमिलनाडु में, नागालैंड में, कुछ समय पहले उत्तराखंड में, उससे पहले अरुणाचल प्रदेश में किस तरह की राजनीति हो रही है। फिर सड़कों पर निरंतर मर रही मानवता, किसी आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है, लोग उसका वीडियो बना के फेसबुक पे वायरल करते हैं, ये नहीं कि उसकी मदद की जाए। युवाओं का भड़काऊ आक्रोश, वैश्विक बनता जा रहा आतंकवाद, धर्मगत प्रतिबंधों के लिए मजबूर होते राष्ट्र, जैसे कि अमेरिका ने अभी 7 देशों पर धर्म के आधार पर प्रतिबंध लगाए हैं। पड़ोसियों की उपलब्धियों से जन्मजात चिड़ व पूर्वाग्रह से वशीभूत जलने की अग्नि में जल रहे पड़ोसी देश, ये समस्त बातें नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। किसी भी आम आदमी में ये सब बातें नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, जो निश्चित रूप से लोगों पर प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालती हैं। पिछले कुछ दशकों से समाचारों में सकारात्मक सोच का बहुत ह्रास हुआ है, मतलब हमको पॉजिटिव न्यूज़ बहुत कम मिलती हैं, निगेटिव न्यूज़ ज़्यादा मिलती हैं। इन्होंने उसका कारण बताया निगेटिव न्यूज़ क्यों ज़्यादा मिलती हैं। उन्होंने कहा क्योंकि ऐसी खबरों में सहानुभूति के साथ साथ सामाजिक आक्रामकता कहीं ना कहीं मीडिया को लोकप्रिय बनाती है
कि जो निगेटिव न्यूज़ हैं लोग इससे अपना क्षणिक मनोरंजन करते हैं और उस क्षणिक मनोरंजन से मीडिया लोकप्रिय होती है। लेकिन ऐसी लोकप्रियता और मनोरंजन उत्तम सामाजिक व राष्ट्रीय स्वास्थ्य के परिचायक नहीं कहे जा सकते। आगे उन्होंने कहा कि मीडिया में हमेशा निगेटिव हमको मिलता है। जब ऐसे माहौल में इसरो की वास्तविक उपलब्धियां सामने आती हैं तो निश्चित ही हर भारतीय का राष्ट्रीय मनोबल बढ़ता है। विशुद्ध अभिजात्य किसे पसंद नहीं हो सकती। ये कहना चाह रहे हैं कि जो एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो किसको नहीं पसंद। इसरो की सफलताएं हम में ऐसी ही किसी राष्ट्रीय अभिजात्य वर्ग के होने की अंतर्राष्ट्रीय गौरव की अनुभूति करती हैं। जैसे अमेरिकन्स को अमेरिकन्स होने पे गर्व है, वैसे ही भारतीयों को भारतीय होने पे गर्व हो। कुछ इस तरह की फीलिंग ये जो सफलताएं हमको दिखाती हैं, हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारा देश कितना बड़ा देश है। तो काफ़ी अच्छा इनका आर्टिकल है और हम कहेंगे कि आप इसको 2-3 बार पढ़ें। नेक्स्ट न्यूज़ है भारत QR कोड। ये प्रीलिम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। भारत QR कोड देखते हैं क्या है। तो भारत QR एक कॉमन QR कोड है। QR मतलब क्विक रेस्पॉन्स कोड है। तो QR कोड होता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। QR कोड एक ऐसा कोड होता है जो चौकोर स्क्वायर में होता है। नीचे आप इसकी इमेज देख रहे हैं, ये स्क्वायर शेप में है। ये सफ़ेद बैकग्राउंड में काले रंग के बिंदुओं से वर्ग से मिलकर बना होता है। आप देख रहे हैं कि इसमें बीच बीच में ये वाइट बैकग्राउंड है और इस पर ये ब्लैक कलर की कुछ डॉट हैं, कुछ स्क्वायर हैं, बिंदु और वर्ग से मिलकर ये बना है। यह मशीन द्वारा पढ़ा जा सकने वाला एक ऑप्टिकल लेवल होता है। इस कोड को इंसान नहीं पढ़ सकता, मशीन के द्वारा या स्कैनर के द्वारा इसको पढ़ा जा सकता है। मोबाइल फ़ोन के कैमरे से इसको पढ़ा जा सकता है। अगर आपके मोबाइल में आपने कोई स्कैनर की एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई है तो ये काम कैसे करता है। अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट ऑन है और आपके पास कोई एक QR स्कैनर भी है, जो कोई भी एप्लीकेशन आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड की हुई है, तब आप इस QR कोड के ऊपर जैसे ही अपना मोबाइल ले जाते हैं तो इसकी जो डिटेल है वो आपके मोबाइल फ़ोन में आ जाती है। तो ये तो आपने समझा QR कोड। अब भारत QR कोड क्या है उसको समझ लेते हैं। तो जो भी व्यापारी हैं उनको उनके बैंक से एक इस तरह का कोड मिलेगा, QR कोड। अभी आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ पे एक स्वाइप मशीन होती है, आप उससे अपना कार्ड स्वाइप कराते हैं और उसके माध्यम से आप अपना पेमेंट करते हैं। इसके लिए एक मशीन की ज़रूरत होती है। अब भारत QR कोड के बाद क्या होगा, उस व्यापारी को उसके बैंक से एक इस तरह का कोड मिलेगा। आप अपने मोबाइल को जब इस QR कोड के ऊपर रखेंगे तो जिस तरह का इस मशीन में होता था कि अमाउंट आता था और आपसे कोड पूछा जाता था, आप सीधे उसमें जो राशि का अमाउंट है जो आप परचेस कर रहे हैं उतना परचेसिंग अमाउंट आप उसमें लिखेंगे। मान लिया आपको 500 की परचेस करनी है, फिर आप अपना पिन कोड डालेंगे और आप पेमेंट कर देंगे, सीधा व्यापारी के पास पहुंच जाएगा। मतलब इस तरह की मशीनों की आपको कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी भारत QR कोड के आने के बाद। इसमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी, आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, उसमें इंटरनेट होना चाहिए, आपके पास QR कोड स्कैनर होना चाहिए। और जैसे ही आप QR कोड स्कैनर को भारत QR कोड के ऊपर ले जाएंगे जो कि एक व्यापारी के पास होगा, तब आप बिना मशीन के उसको पेमेंट कर पाएंगे। उस पेमेंट के लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत होगी जो गवर्नमेंट अब से कुछ समय पहले लॉन्च कर चुकी है, भीम मोबाइल ऐप, या फिर आप कोई और भी मोबाइल ऐप का यूज़ कर सकते हैं। बाकी डिटेल इसमें लिखी हुई है, आप पढ़ लेना। तो एक तो ये हमने समझा प्रीलिम्स के लिए क्या काम का था। बाकी और चीज़ प्रीलिम्स में ये काम आ सकती है कि इससे पहले भीम ऐप के जरिए UPI मोड को शुरू किया गया था। UPI क्या होता है, NPCI द्वारा बनाया गया एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म है। इसी के जरिए दो पार्टियों के बीच पैसे का तुरंत लेन देन होता है। तो UPI क्या है, NPCI, भीम ऐप, भारत QR कोड, ये इस बार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स के लिए। ये लेक्चर में हम पहले करा चुके हैं, तो आप उस लेक्चर में देख लेना UPI, NPCI ये सब क्या है। बाकी एक चीज़ और जो प्रीलिम्स में काम आ सकती है वो ये है कि अभी तक भारत में क्या होता था, तो अभी तक या तो हम मशीन के माध्यम से पेमेंट करते थे, या अभी तक भारत में ज़्यादातर बैंक क्लोज सिस्टम के तहत QR कोड आधारित भुगतान प्रणाली का प्रयोग करते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि बैंक अब फर्स्ट टाइम QR कोड का यूज़ कर रहे हैं, अभी भी करते थे, लेकिन वो क्लोज सिस्टम के तहत करते थे। अब ये क्लोज सिस्टम क्या है इसको समझ लेते हैं। आप किसी भी बैंक का ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो बैंक अपने ऐप के जरिए M-Visa QR कोड की सेवा देते हैं, जबकि RBL बैंक ONGO ऐप के जरिए मास्टर QR कोड की सेवा देते हैं। तो ये जो बैंक हैं M-Visa QR या मास्टर वीजा QR की सेवा दे रहे थे, और अब क्या आया है, भारत QR। तो पहले क्या था हमारे पास, M-Visa QR, मास्टर QR, अब आ गया भारत QR। और भारत QR
अब हमें समझना है कि भारत क्यूआर और एम वीज़ा क्यूआर और मास्टर क्यूआर में क्या अंतर है। तो एक ये प्रीलिम्स के लिए आप लाइन ध्यान रखना कि भारत क्यूआर को बनाया किसने है, इसी में इस बात का आंसर भी है कि इसमें अंतर क्या है। तो भारत क्यूआर एक क्विक रेस्पॉन्स कोड है जिसे 4 कार्ड पेमेंट कंपनियों मास्टर, वीजा, अमेरिकन एक्सप्रेस और रुपए ने विकसित किया है। रुपए क्या है ये भी प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है, वो सब हम अपने 20-25 दिन पिछले लेक्चर में करा चुके हैं, वहाँ से आप देख लेना। तो अब तक क्या होता था कि किसी व्यापारी के पास क्यूआर कोड है तो वो क्यूआर कोड किसी एक टाइप का हो सकता था, या तो वो वीज़ा का क्यूआर कोड हो सकता था या मास्टर का हो सकता था। और हमारा जो बैंक है वो जिस तरह का हमको एप्लीकेशन प्रोवाइड करा रहा है, अगर वो हमको एम वीज़ा की एप्लीकेशन प्रोवाइड करा रहा है तो हम केवल उसी व्यापारी के क्यूआर कोड से पेमेंट कर सकते थे। सपोज कीजिए हमारे मोबाइल में एम वीज़ा की एप्लीकेशन है तो हम केवल उसी व्यापारी को पेमेंट कर सकते थे जिसके पास वीज़ा क्यूआर कोड हो। और सेम मास्टर क्यूआर के लिए भारत क्यूआर के माध्यम से आप सभी के लिए कर सकते हो। हम जिस मोबाइल ऐप से पेमेंट कर रहे हैं चाहे वो वीज़ा क्यूआर हो चाहे वो मास्टर क्यूआर हो, लेकिन व्यापारी के पास भारत क्यूआर है और भारत क्यूआर इन चारों ही एप्लीकेशन से पेमेंट को रिसीव कर सकता है। और इसीलिए इसको क्लोज सिस्टम बोला गया था। पहले वीज़ा से वीज़ा, मास्टर से मास्टर। अभी क्या हो रहा है कि वीज़ा, मास्टर, अमेरिकन एक्सप्रेस, रुपए, इन सब से भारत क्यूआर में पेमेंट किया जा सकता है। और जब हमने आपको कैशलेस इकोनॉमी के लेक्चर्स प्रोवाइड कराए थे तब हमने कहा था कि उसमें एक बड़ी खामी ये है कि जो हमारा क्लोज सिस्टम है, तो आप देख रहे हैं कि अब आप उस लाइन को वहाँ से हटा लेना कि वो समस्या अब भारत क्यूआर आने के बाद में दूर हो जाएगी कि सिस्टम अब क्लोज नहीं होगा। बाकी आप इसको पढ़ लेना। एक न्यूज़ महात्मा गांधी से संबंधित थी। न्यूज़ ये है कि महात्मा गांधी की हत्या से जुड़े नाथूराम गोडसे के बयान और अन्य संबंधित रिकॉर्ड को तुरंत राष्ट्रीय अभिलेखागार की वेबसाइट पर सार्वजनिक करने का आदेश दिया है केंद्रीय सूचना आयोग ने। हमारे लिए काम का क्या है, तो चूंकि राष्ट्रीय अभिलेखागार ये चर्चा में आया है तो प्रीलिम्स के लिए काम का है, तो एक तो हम इसको ये देखेंगे। बाकी केंद्रीय सूचना आयोग ने आरटीआई एक्ट की एक धारा का जिक्र किया है, वो धारा हमारे काम की है, उसको देखते हैं। तो एक तो सूचना आयुक्त ने कहा कि यदि सूचना आरटीआई कानून के प्रावधान 81A के तहत नहीं आती तो उसे गोपनीय नहीं रखा जा सकता। तो ये ऐसा कौन सा प्रावधान है कि अगर इसके तहत आती है तो गोपनीय रखी जा सकती है? तो इस सेक्शन के तहत देश की सुरक्षा या दूसरे देशों से रिश्ते को प्रभावित करने वाली सूचनाएं सार्वजनिक नहीं की जा सकती। ये आप ध्यान रखना, देश की सुरक्षा और दूसरे देशों से रिश्तों को प्रभावित करने वाली सूचनाएं। सूचना आयुक्त ने माना कि ये जो सूचनाएं हैं वो सेक्शन 81A के तहत नहीं आती और इसलिए इस सूचना को दिया जाए। तो एक तो ये धारा हमारे काम आएगी। दूसरा, राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत क्या चीज़ है तो इसको समझ लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में भारत सरकार के अप्रचलित अभिलेखों का भंडारण किया जाता है। आप जानते हैं कि भारत सरकार इतना काम करती है, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे होते रहते हैं, तो जब वो डॉक्यूमेंट का यूज़ नहीं रहता तो उनको जलाया या फाड़ा नहीं जाता, उन डॉक्यूमेंट्स को इस लेखागार में ले जाकर इकट्ठा रख दिया जाता है। इसके प्रयोग अधिकतर प्रशासकों और शोधार्थियों के द्वारा किए जाते हैं। आप किसी को रिसर्च करना है तो वो जाके पिछले डॉक्यूमेंट्स ले सकता है। ये आप ध्यान रखना प्रीलिम्स के लिए कि यह पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है और 1891 में इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी। ये काम का नहीं है। ये ध्यान रख सकते हैं कि अभिलेखागार ये है कहाँ पे, तो पहले कलकत्ता में था, लेकिन 1911 में जब दिल्ली को राजधानी बनाया गया था तब इसको दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ नागालैंड से संबंधित है, तो देखते हैं नागालैंड में क्या क्या है। नागालैंड में इस समय नागा पीपल्स फ्रंट के नेतृत्व में डेमोक्रेटिक अलायंस ऑफ नागालैंड, इन्होंने गवर्नमेंट बनाई हुई है। डेमोक्रेटिक अलायंस ऑफ नागालैंड में कौन कौन है? नागा पीपल्स फ्रंट, बीजेपी और निर्दलीय। और दरअसल देखें तो वहाँ केवल 60 विधायकों की असेंबली है और 60 विधायक इन 3 दलों से मिलकर आते हैं। और इन सब ने मिलकर एक अलायंस बनाया हुआ है, डेमोक्रेटिक अलायंस, इनकी गवर्नमेंट है। इसके सीएम थे मुख्यमंत्री टी.आर. जेलियांग। इन्होंने स्थानीय शहरी निकाय में महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण दिया। चुनाव हुए और वहाँ पे फिर जो नागा काउंसिल है उन्होंने काफ़ी इसका विरोध किया। बाद में चुनाव को भी रद्द कर दिया गया। यहाँ तक हम सब देख चुके हैं। अभी नागा पीपल्स फ्रंट के ही लोग ने मुख्यमंत्री टी.आर. जेलियांग को हटाने की मांग की। इन्होंने माना कि ये जो पूरी सिचुएशन थी ये इसको ठीक से हैंडल नहीं कर पाए और इनको हटाया जाना चाहिए। और इनको हटाकर इन्होंने जो पार्टी के अध्यक्ष हैं सुरहोजिली लिजित्सु, इनको इन्होंने विधायक दल का नेता चुना। लेकिन फिर बाद में 42 विधायकों ने मिलकर एक नए नेता चुना, नेफुरियो को। अब इनको समझते हैं नेफुरियो क्या है। तो नेफुरियो नागालैंड के पूर्व सीएम हैं। इस वक्त वो लोकसभा से सांसद हैं।
वो पहले NPF में ही थे, लेकिन नागा पीपल्स फ्रंट से उनको निकाल दिया गया था और तब कहा गया था कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। अब ये 42 विधायक इनके समर्थन में आए हैं और ये कह रहे हैं कि इनको फिर से CM बनाया जाए। चर्चा में ये न्यूज़ क्यों है? तो जिस तरह से अभी आपने तमिलनाडु में देखा कि 110-111 विधायकों को 5 स्टार होटल में ले जाया गया, लोगों ने कहा कि उनको बंद रखा गया है, तो कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पर आई है कि विधायकों को असम राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क के पास एक कोई रिसोर्ट है, उसमें इनको रखा गया है और आगे जो भी डेवलपमेंट होगा उसको देखते हैं। तो राजनीति के गिरते स्तर पे कभी भी आपको कुछ एग्जाम्पल देने हो तो 2 एग्जाम्पल आपके पास हैं, तमिलनाडु और अब नागालैंड। तमिलनाडु में क्या हुआ? तमिलनाडु में यहाँ तक हम आपको बता चुके हैं कि जयललिता की मृत्यु हुई, शशिकला को महासचिव बनाया गया, ओ पनीरसेल्वम को मुख्यमंत्री बनाया गया, फिर ओ पनीरसेल्वम ने इस्तीफा दे दिया, शशिकला बोली कि उनको CM बनना है, लेकिन शशिकला को सुप्रीम कोर्ट से सजा हो गई जिसके कारण वो नहीं बन पाई। तो शशिकला गुट के ही या उनके विश्वास पात्र पलनीसामी, इनको राज्यपाल ने अपना बहुमत सिद्ध करने का न्योता दिया और इनको CM, जब इनको विश्वास मत हासिल करना था तब जो विपक्षी दल है उसने ये मांग उठाई कि विधायकों को इतने समय से बंदी बना के रखा गया था, तो एक बार उनको उनके क्षेत्र में जाने दिया जाए, लोगों से सलाह मशवरा करने दिया जाए इस विश्वास मत से पहले। लेकिन जो सदन के अध्यक्ष हैं उन्होंने ये मानने से मना कर दिया। उनके मना करने से विपक्ष के धड़े ने हो हल्ला किया, तो विश्वास मत के समय विपक्ष को सदन से बाहर कर दिया गया और विश्वास मत कराया गया, जिसमें विश्वास मत में पलनीसामी ने अपना समर्थन सिद्ध कर दिया। अब विपक्ष ने कहा कि चूंकि मतदान उनकी अनुपस्थिति में हुआ है अतः ये असंवैधानिक है, वो इसके खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय में चले गए। तो अब इससे आगे जो भी डिसीजन आएगा उसको देखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ पाकिस्तान अफगानिस्तान से संबंधित है। अभी कुछ दिन पहले की न्यूज़ थी कि पाकिस्तान में एक दरगाह पे अटैक हुआ था, तो पाकिस्तान का ये मानना है कि उसके जो सूत्र हैं वो अफगानिस्तान में हैं। तो जैसे भारत ने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक की थी, ऐसे माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है और अब पाकिस्तान ने एक फ्रंट पे अपनी सेना को भी भेजना शुरू किया है। तो देखते हैं आगे इसमें क्या न्यूज़ होती है। एक न्यूज़ H1 वीज़ा से संबंधित थी। H1 वीज़ा कई बार आपको बता चुके हैं। H1 वीज़ा ऐसे विदेशी पेशेवरों को जारी किया जाता है अमेरिका के द्वारा जो कुशल कारीगर होते हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त लोग होते हैं, उनके लिए H1B वीज़ा जारी किया जाता है। और इसमें कुछ सैलरी की लिमिटेशन होती हैं कि जिनको इतनी सैलरी मिलेगी उससे ऊपर के लोग ही इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये सब। और फिलहाल जब से ट्रंप आए हैं तब माना जा रहा है कि H1 वीज़ा से संबंधित प्रावधानों को कड़ा किया जाएगा। अभी चर्चा में ये है कि जो भारत में मैक्सिको की राजदूत हैं उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका H1B वीज़ा नहीं देता है भारतीय कामगारों को तो मैक्सिको उनका स्वागत करता है, वो मैक्सिको में आ सकते हैं काम के लिए और मैक्सिको को ऐसा करने से खुशी होगी। तो ये न्यूज़ आप इसमें पढ़ लेना। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब हम मिलेंगे 22 और 23 फरवरी के करंट अफेयर्स में। गर्भिता से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।